हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वाले सिस्टम को। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कोई क्लाइंट जो है रिसीव कर रहा है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ PRBs, और पेशेंट का जब पेशेंट को हमने देखा तो पेशेंट का BP बिल्कुल सही था, लेकिन ट्रांसफ्यूज़न करने के बाद में 90/50 mmHg हो चुका है। ऐसे ही टेम्परेचर 100.8 था पेशेंट का जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया। उससे पहले चेक किया, बेसलाइन था 99.2 थे। कौन सी टाइप की कंडीशन है? डिले ट्रांसफ्यूज़न है, सेप्टिसीमिया है, ओवरलोडेड हो चुका है ब्लड, या फिर हमारा एनाफिलाइटिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाएंगे। डिले ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन उसको बोलते हैं जो बच्चों मंथ्स टू ईयर में होती है। मंथ्स टू ईयर में होती है मतलब महीनों से सालों में पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है आपको, आज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया, लेकिन यहाँ पे पेशेंट बोलेगा 2 महीने, 1 महीने के बाद आके, 1 से 2 महीने के बाद आके बोलेगा। या फिर कभी कभी पेशेंट जो है सालों में आकर भी बोलता है कि मैंने एक टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया था, सारी कॉम्प्लिकेशन मुझे दिखाई दे रही है, आयरन मेरी बॉडी में ओवरलोडेड हो रहा है। आयरन ओवरलोड होगा तो क्या होगा? ये सब ओवरलोड होगा पेशेंट की बॉडी में, तो पेशेंट ने क्या आएगा कि मुझे जो है ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है ना। और यहाँ पे मेलिना पेशेंट को हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है। तो इस चीज़ का कंडीशन जहाँ पे आयरन ओवरलोड होता है, सारी की सारी वही कंडीशन लेके आएगा। पेशेंट नोजिया हो रहा है ना, और आपका पेशेंट को वोमिट वाली कंडीशन आ रही, सारी कंडीशन डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में देखने को मिलती है। और डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बच्चों टाइप 4 हमारी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 4 की होती है। ठीक है। सेप्टिसीमिया पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है, हो सकता है। ब्लड यदि ओवरलोड होगा ना तो यहाँ पे साउंड आई, क्रैकल साउंड। जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, ब्लड ओवरलोड हो रहा है, तो हमेशा क्रैकल साउंड आती है। और क्रैकल साउंड हैवी साउंड होती है जिसके अंदर कुछ बजने जैसी आवाज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल पानी आपने भर दिया कहीं पे गुब्बारे में, तो उसे बजाओगे तो ऐसी ही हमारी कैविटी में भी साउंड सुनाई देगी, साउंड प्रोड्यूस होगी जब आप अस्कल्टेट करोगे पेशेंट को, तब तो ओवरलोडेड साउंड, यहाँ पे ओवरलोडेड ब्लड जो है यहाँ पे आंसर नहीं होगा। एनाफिलेटिक रिएक्शन यदि आपकी होती तो यहाँ पे पेशेंट कंडीशन देता, पेशेंट को रिएक्शन हो चुकी है, पेशेंट को ईचिंग हो रही है, पेशेंट को रेडनेस हो रही है, पेशेंट को शिवरिंग हो रही है। यदि सारी कंडीशन बोलता तो एनाफिलेटिक रिएक्शन होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेप्टिसीमिया, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे अभी, और जो इमिडिएटली हो चुका है तो उसे बोलते हैं पेशेंट के इन्फेक्शन जो है डेवलप हो चुका है, ब्लड में डेवलप हो चुका है। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको आईवी सेट। आईवी सेट मैंने आपको कल भी बताया था कि आईवी सेट जो होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा होता है। ये है बच्चों फिल्टर जो उसकी मैं कल बात कर रही थी, और ये होता है 0.40 माइक्रोमीटर का, सबसे बड़ा माइक्रो फिल्टर इधर ही यूज़ होता है। तो ये है रोलर क्लैम्प। इससे क्या करते हैं हम लोग? इससे करते हैं ड्रॉप रेट सेट करते हैं, है ना। ये है हमारा स्पाइक, प्लास्टिक स्पाइक। प्लास्टिक स्पाइक का मतलब है जहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग हमने लिया हुआ है वो यहाँ से इंसर्ट होता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे वहाँ पे 2 चैम्बर बने होते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हटा के, यहाँ पे प्लास्टिक का कुछ लगा होता है ना, ढक्कन सा लगा होता है, उसको हटा के बाहर फेंक देंगे, ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि भाई पूरा का पूरा ब्लड जो है धीरे 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 यहाँ से होता है पेशेंट के कहाँ आ जाए, पेशेंट की आईवी कैनुला के अंदर पहुंच जाए। तो ऐसे आप देखते होगे। तो इसे बोलते हैं ल्यूयर स्लिप टिप। ये जो आगे वाली है ये लेटेक्स कनेक्टर होता है, इसे बोलते हैं एयर वेंट। ये प्लास्टिक स्पाइक बोलते हैं, इसे पूरे को बोलते हैं PVC ट्यूब। और ये हमारा रोलर क्लैंप है, और ये दे ही दिया इसने चैम्बर विद फिल्टर। क्वेश्चन आएगा फिल्टर कितने माइक्रोमीटर फिल्टर का होता है? 0.40 माइक्रोमीटर फिल्टर चैम्बर होता है किसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक है। जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना बच्चों, 18 गोज की निडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, 18 गोज की निडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 18 गोज होती है ये क्या करती है, तो इसका फ्लो रेट भी ठीक होता है। दूसरी बात, इसका फ्लो रेट कितना होता है ये मुझे आप कमेंट में बताना कि 18 गोज की जो हमारा निडल होता है उसका फ्लो रेट कितना होता है। उसका जो कलर होता है कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है ना। और ये कैसी होती है? इससे ईजिली ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है एज कंपेरिजन टू गोज ऑफ निडल 20, 24, 26 या फिर 16 या फिर 14। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। कोई पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया पेशेंट का, तो आप कौन सी गोज निडल से पेशेंट को आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओगे? तो 18 गोज की निडल यहाँ पे आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। Nurse who is about to begin a blood transfusion know what that blood cells start to deteriorate after a certain period of the time. Which of the following item is important to check regarding the age of blood cells before the transfusion is begin? कहने का मतलब ये है, जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आप ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या चीज़ चेक करते हो?
एक्सपायरी डेट, क्लोट चेक करोगे, उसमें ब्लड ग्रुप एंड टाइप चेक करोगे, या फिर ब्लड आइडेंटिफिकेशन नंबर चेक करोगे। देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जब भी किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आता है ना, तो जो भी हमारा ड्यूटी डॉक्टर है या फिर कोई भी हमारा कोई सीनियर है, वैसे ड्यूटी डॉक्टर ही बैठते हैं या आरएमओ वगैरह वो बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लड बैग को हाथ में लेंगे, उसके बाद हर चीज़ चेक करते हैं। एक्सपायरी डेट भी रहती है, ठीक है, क्लोट वगैरह तो नहीं है, और हमारा जो है ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप है, फिर ब्लड मैचिंग देखते हैं, ब्लड का नंबर देखते हैं, ये सब चीज़ें हम काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, हमें सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा एक्सपायरी डेट। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्सपायरी डेट देखनी है कि पेशेंट को एक्सपायरी डेट का तो नहीं आप ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन वॉर्स हो सकती है, तो हमें पेशेंट को की कंडीशन को वॉर्स होने से बचाना होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की आप मेडिकेशन ले रहे हो फार्मेसी से, तो क्या करते हो आप, एक्सपायरी डेट ही चेक करते हो ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा एक्सपायरी डेट को चेक करना है, क्लोथ्स वगैरह चेक करना है, बट ये सबकी सारी कंडीशन लेटर कंडीशन होंगी, तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नर्स टोल्ड बाय फिजिशियन दैट ए क्लाइंट इज हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट को क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, विल रिक्वायर प्लाज्मा एक्सपेंशन, पेशेंट को प्लाज्मा एक्सपेंशन रिक्वायर करना है। नर्स एंटीसिपेट रिसीविंग एन ऑर्डर टू ट्रांसफ्यूजन विच प्रोडक्ट, तो नर्स पेशेंट को कौन सा प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज करेगी, एल्बुमिन करेगी, प्लेटलेट्स करेगी, क्रायोप्रेसिपिटेट करेगी, या पीआरबीसी सेल्स करेगी। हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम क्या करते हैं, एल्बुमिन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर बोलते हैं एल्बुमिन को। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, एल्बुमिन का स्टोरेज टाइम कितना होता है, तो बच्चों 5 साल तक इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करूँ तो प्लेटलेट्स क्या होता है, ये एक ब्लड प्रोडक्ट है, ये एक ब्लड प्रोडक्ट है, और प्लेटलेट्स ओनली वहाँ ट्रांसफ्यूज़ की जाती है जहाँ पे पेशेंट को प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स यहाँ पे जहाँ पेशेंट की कम होती है, फॉर एग्जांपल डेंगू वाला पेशेंट हो गया। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट क्या, ये भी एक ब्लड प्रोडक्ट है, ये वहाँ देते हैं जहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट होते हैं, ये भी एक हमारा ब्लड प्रोडक्ट है जहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया वाली कंडीशन है, हीमोफीलिया वाली कंडीशन है जिसमें फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन फैक्टर 8 में हम नहीं देंगे, फैक्टर 9 और 11 में यहाँ पे देते हैं। फैक्टर 8 में हम फैक्टर 8 ही पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 9 और 11 वाली कंडीशन में जहाँ पे पेशेंट की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है क्लोटिंग फैक्टर्स की, वहाँ क्रायोप्रेसिपिटेट पेशेंट को दे देते हैं। पैक्ड आरबीसी क्या होती है भाई, पैक्ड आरबीसी का जो टाइमिंग होता है वो 35 से 45 डेज तक का होता है। इसको हम इतने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या मिला होता है भाई, इसमें सिट्रेट मिक्स होता है, इसमें सिट्रेट मिक्स होता है। और जब भी किसी पेशेंट को पीआरबीसी देते हैं तो नेक्स्ट डे पेशेंट का, जब भी किसी पेशेंट का आपको ब्लड सैंपल लेना है तो कितना ग्राम यहाँ पे एचपी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो 1 ग्राम एचपी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि हीमेटोक्रिट्स कितनी बढ़ती है, 3% हीमेटोक्रिट्स भी बढ़ती हैं, 3% हीमेटोक्रिट्स भी बढ़ती है। किसी पेशेंट को आपने 1 पीआरबीसी दिया तो वह बच्चों 1 ग्राम एचपी ही बढ़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब किसी पेशेंट को 1 डे के अंदर कितना पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, 1 डेज के अंदर कितना पेशेंट को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 8, 4, 12 या 2, कितने हम मैक्सिमम कितना पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यदि आप लोगों ने वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करना। और कोई पेशेंट 6 पीआरबीसी ले रहा है एक दिन के अंदर, तो नेक्स्ट डे कम से कम भी उसका कितना ग्राम एचपी बढ़ेगा, ऑप्शन सुन लो, 6 ग्राम बढ़ेगा, 10 ग्राम बढ़ेगा, 12 ग्राम बढ़ेगा, या 8 ग्राम बढ़ेगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, और एक पीआरबीसी के अंदर कितना होता है हमारा, एक पीआरबीसी के अंदर ब्लड की बात करें तो 350 ml प्रेजेंट होता है, 350 से 400 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना होगा, और ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी आंसर्स का रिप्लाई नहीं करते हो, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, ए फिजिशियन टेल ए क्लाइंट, एक फिजिशियन जो है क्लाइंट से बोल रहा है
दैट द क्लाइंट नीड ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है, एंड दैट द ब्लड सैंपल मस्ट बी ड्रॉ फर्स्ट फॉर ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे ब्लड को क्रॉस मैच करने की बात चल रही है। आफ्टर द फिजिशियन लीव द क्लाइंट, जैसे फिजिशियन जाता है अपने रूम से बाहर तो क्लाइंट पूछता है नर्स से कि वट एग्जैक्टली इज ब्लड टाइप एनी वे, एंड द नर्स रिस्पॉन्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नर्स क्या कहेगी इस बात के बारे में कि क्या क्या होता है यदि हम किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ले रहे हैं या फिर हम ब्लड सैंपल कर रहे हैं, क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं, क्या है ये सब। तो इन सब बातों के बारे में हमारा क्लाइंट जो है वो स्टेटमेंट पूछ रहा है किससे, नर्स से। तो नर्स क्या कहेगी कि ब्लड टाइप जो है वो रिप्रेजेंट एन एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज। हमारे जो एंटीजन्स होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आंसर बी कह रहा है ब्लड टाइप रिप्रेजेंट एनी एंटीबॉडी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज, या ब्लड टाइप रिप्रेजेंट द एंटीबॉडी दैट नॉर्मली सर्कुलेट इन द ब्लड प्लाज्मा, या ब्लड टाइप रिप्रेजेंट एन एंटीजन दैट नॉर्मली सर्कुलेट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो आप लोगों ने 11th-12th में ये चीज़ें पढ़ ली होगी, 7th-8th में ही पढ़ लेता है बच्चा कि आरबीसी जो होता है, ब्लड टाइप जो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे, उनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है उनके सरफेस के ऊपर। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन पहले से ही आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। A client requires surgery is anxious about the possible need for a blood transfusion during or after the procedure, and the nurse advised the client to do which of the following to reduce the risk of पॉसिबल ट्रांसफ्यूज़न कॉम्प्लिकेशन। कहने का मतलब ये है कोई क्लाइंट जो है सर्जरी के लिए आया और काफ़ी एनजाइटी फील कर रहा है, ठीक है, अबाउट द पॉसिबल नीड फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को लेकर उसके मन में बहुत डर हुआ है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा रहा हूँ उससे मुझे कोई और दिक्कत ना हो जाए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो यहाँ पे उसके डर को कम करने के लिए नर्स क्या बात कहेगी, गिवन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन बिफोर द सर्जरी, अपना ही ब्लड जो है आप सर्जरी से पहले डोनेट कर दो। ऑप्शन बी कह रहा है किसी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर का ब्लड डोनेट करा लो। सी ऑप्शन कह रहा है आयरन सप्लीमेंट ले लो सर्जरी से पहले ताकि आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा रेज हो जाए, बढ़ जाए। आंसर डी कह रहे हैं रिक्वेस्ट दैट एनी डोनेटेड ब्लड बी स्क्रीन ट्वाइस बाय द ब्लड बैंक, या फिर आप रिक्वेस्ट कर लो जो भी ब्लड बैंक है कि वो कम से कम भी 2 बार ब्लड को स्क्रीन कर लें, चेक कर लें अच्छे से कि कोई उसके अंदर HIV का वायरस तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस C की कंडीशन वाला पेशेंट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं दिया। आप पहले से जाके पेशेंट को क्या कर लो, जो ब्लड है उसको स्क्रीन करा लो। तो बच्चों जब भी किसी पेशेंट को डर होता है ना, 2 चीज़ों का डर होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें सुनी होती है कि पेशेंट जो है HIV वाले पेशेंट जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है तो उसका वायरस कहीं मेरी बॉडी में ना आ जाए, या फिर हेपेटाइटिस C उनको होता है जो बाहर से आउटसाइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, उसने सारी बातें कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं तो उसको बहुत डर लगा रहा है, ठीक है, उसको आधी अधूरी नॉलेज अभी है उसकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे उसकी पूरी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि आप आयरन सप्लीमेंट ले लो। आंसर सी बिल्कुल गलत, क्योंकि कभी भी सर्जरी से पहले बच्चों मेडिकेशन असर नहीं करती है, मेडिकेशन को टाइम चाहिए, ठीक है, मेडिकेशन को भी टाइम चाहिए, कम से कम 1 to 3 months कंटिन्यूसली पेशेंट मेडिसिन लेगा, जब जाके पेशेंट का HIV थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, मतलब कुछ ग्राम्स में इंक्रीज़ होगा। तो आंसर बी, फैमिली फ्रेंड्स को बोल रहा है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दे, लेकिन पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए बच्चों एक ऑप्शन यहाँ पे इतना अच्छा है कि वो उससे कहेंगे कि आप अपना खुद का ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लो। इससे अच्छा ऑप्शन और एंजाइटी को रिड्यूस करने का कुछ नहीं है कि आपको कम से कम भी 5 वीक पहले आप क्या करो, अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने वीक पहले पेशेंट करेगा, तो 5 वीक पहले करेगा। 5 वीक पहले मतलब 35 डेज पहले, और 35 से 45 डेज का ही हमारा क्या होता है, PRBC का टाइम पीरियड होता है। तो 5 वीक पहले पेशेंट अपना खुद का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटोलोगस, मतलब ऑटो मतलब सेल्फ है, ठीक है, लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो भाई किसी भी चीज़ की जो है हमें क्या करना है, पेशेंट को खुद के बारे में उसे इंट्रोड्यूस कराना है, सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराना है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पेशेंट भी एग्री होगा और हम भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्लाइंट जिसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है मल्टीपल ट्रॉमा से एंड रिक्वायर रैपिड ट्रांसफ्यूजन सेवरल यूनिट ऑफ द ब्लड। पेशेंट को हमने बहुत सारे यूनिट ऑफ ब्लड चढ़ा दिया। नर्स आस्क अनदर हेल्थ टीम मेंबर and to obtain which device for use during the transfusion procedure and to help reduce the risk of cardiac dysarrhythmia। पेशेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो चुका है बच्चों, बहुत सारे पेशेंट को ना यूनिट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे बोल रही है ऐसी कौन सी डिवाइस पेशेंट के बेड साइड रखनी होगी जिससे क्या हो जाए, पेशेंट को कार्डियक डिसअर्थमिया का रिस्क थोड़ा कम हो जाए। पल्स ऑक्सीमीटर रखोगे, कार्डियक मॉनिटर रखोगे, या फिर आप इन्फ्यूज़न कंट्रोलर रखोगे, या फिर बल्ब वार्मिंग डिवाइस रखोगे। दो ऑप्शन है, एक तो बी एक तो डी। दोनों ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कार्डियक मॉनिटर वहाँ रखते हैं जहाँ पे ठंडा ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड होता है। ठंडा ब्लड होता है, पेशेंट को क्या करना होता है, हमें कार्डियक डिसअर्थमिया से प्रिवेंट करना है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसअर्थमिया। तो बच्चों यहाँ पे आप रखोगे ब्लड वार्मिंग डिवाइस। आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, क्योंकि आपने ठंडा ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया तो कार्डियक डिसअर्थमिया हो जाएगा और पेशेंट को कार्डियक डिसअर्थमिया से प्रिवेंट करना है। ठीक है, कार्डियक मॉनिटर वहाँ रखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कार्डियक अरेस्ट क्या हो गया, हो चुका है, मतलब कार्डियक डिसअर्थमिया वाली कंडीशन पेशेंट को हो चुकी है, फाइनली हो चुकी है। यहाँ पे आप क्या रखो, कार्डियक मॉनिटर रखोगे। बट यहाँ पे इसने बोला है हमें पहले ही पेशेंट को रिड्यूस करना है, उसके रिस्क से बचाना है कि हो ना। और हमें क्या करना, हमें क्या देखना होता है कि जो कोल्ड ब्लड होता है ना, उससे पेशेंट को कार्डियक डिसअर्थमिया का रिस्क होता है। तो कभी भी पेशेंट को ठंडा ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना होता है। जैसे ही ब्लड बैंक से आपका PRBC पैक्ड आ चुका है, उसको क्या करोगे आप, नॉर्मल 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी कपड़े के अंदर या फिर किसी ब्लैंकेट में क्या करते हो, रैप करके रख देते हो। उसके बाद क्या करते हो, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो। क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात, पेशेंट को कार्डियक डिसअर्थमिया नहीं, क्योंकि ठंडा ब्लड क्या होता है, क्या कर सकता है बच्चों, कार्डियक डिसअर्थमिया कोज करा सकता है, कोल्ड ब्लड जो होता है। इसलिए पेशेंट को ना ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है कि आपने जो है ब्लड वार्मिंग डिवाइस में जो ब्लड PRBC पैक्ड है उसको डाले रखा है 2-3 घंटे तक, नहीं। यहाँ पे बस सिर्फ 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे हम डाल करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ब्लड जो है वो आ जाता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे होता है वो। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, ब्लड वार्मिंग डिवाइस हमें बचाना है। यदि बोलता कि कार्डियक डिसअर्थमिया पेशेंट को है तो क्या रखोगे, तो हम कार्डियक मॉनिटर रखते। पल्स ऑक्सीमीटर हम क्या करते हैं, सैचुरेशन को असेसमेंट करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं। और ये SpO2 या फिर पेशेंट की HB के अंदर क्या असेस करते हैं, क्या असेस करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन असेस करते हैं, है ना। इन्फ्यूज़न कंट्रोलर, किसी भी कोई हैवी मेडिसिन है तो वहाँ पे हम इन्फ्यूज़न कंट्रोलर के थ्रू मेडिसिन देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी भी नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नर्स एंटर ए क्लाइंट रूम। जैसे ही नर्स पेशेंट के रूम में एंटर करती है, असेस करती है, क्लाइंट हु बिगन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन 45 मिनट अर्लियर, मतलब 15 मिनट पहले पेशेंट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। एंड नोट करती है क्लाइंट इज अ फ्लश, मतलब पेशेंट की स्किन कैसी रेड है, फ्लश का मतलब रेडनेस होता है। डिसैप्निक मतलब पेशेंट को डिफिकल्टी और ब्रीथिंग के अंदर। ऑन असेसमेंट द नर्स एंड अस्कल्टेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैकल इन द लंग्स, मतलब क्रैकल साउंड आ रही है लंग से। इस बेसिस के ऊपर नर्स डिटरमाइन कर रही है दैट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हुई है। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक बात बताई थी बच्चों कि जहाँ भी क्रैकल साउंड आती है, कुछ भरा हुआ फील हो, तो वहाँ ना ही तो बैक्टीरियमिया होगा, ना ही हाइपोवोलेमिया होगा, ना ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी। वहाँ क्या पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। क्या ये आंसर सही होगा, नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पेशेंट को ये फ्लूइड तो दिया ही नहीं है पेशेंट ने, यहाँ पे हम तो पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, से बोलते हैं प्रायोरिटी सेट करना। और ये प्रायोरिटी सेट वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यूसली करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको जानते हो आप लोग 9 सेट में तो यही क्वेश्चन आते हैं, है ना। और फ्लश का मतलब भी एक बार एग्जाम में एम्स रायपुर में पूछ लिया, फ्लश्ड मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन फैटी हो सकता है ना, हैवीनेस हो गया। थर्ड ऑप्शन रेडनेस हो गया। तो हम सब जानते हैं कि फ्लश का मतलब होता है रेड, फेस का रेड हो जाना, हमारी बॉडी का रेड हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर होगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, ना कि फ्लूइड ओवरलोडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The nurse determined that the client is having transfusion reaction. After the nurse stop the transfusion, which action should immediately be taken next?
पेशेंट जिसको कि ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हो चुकी है, नर्स ने क्या किया, स्टॉप कर दिया ट्रांसफ्यूज़न को, तो कौन सा एक्शन इमीडिएटली लेना होगा? रिमूव करेगी आईवी लाइन को, या फिर रन अ नॉर्मल लाइन एट कीप वेन ओपन रेट, या फिर डेक्सट्रोज देगी, या फिर क्या करेगी, कल्चर करेगी टिप ऑफ द कैथेटर का एंड डिवाइस रिमूवल फ्रॉम द क्लाइंट। तो बच्चों सबसे पहले हमें आईवी लाइन को हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट हो चुका है तो सबसे पहले आपको नॉर्मल लाइन जो है वो 10 ml पुश करनी होगी, ठीक है, 10 ml पुश करनी होगी। उसके बाद आप कोई और भी आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो वो सब बाद में होगी। सबसे पहले पेशेंट की बॉडी में NS डालते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइन डालोगे आप लोग। डेक्सट्रोज कभी भी यूज़ नहीं करते हैं भाई, डेक्सट्रोज हमेशा यूज़ करते हैं TPN वाली कंडीशन में, क्योंकि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर आप लोग देखते हो इसके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपने इसको इमीडिएटली बंद किया तो पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो पेशेंट की बेड साइड रखते हैं 10% डेक्सट्रोज, ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट किया जा सके। कल्चर आप करा सकते हो, बट यहाँ पे इमिडिएटली एक्शन नहीं है, ये लेटर कंडीशन में होगा। और पेशेंट का जब भी किसी पेशेंट को रिएक्शन होते हैं तो 1 आवर के अंदर ही क्या करना होता है, BT सेट यूरिन सैंपल भेज देना होता है। क्वेश्चन आया था कितने घंटे के अंदर भेज देना होता है मैक्सिमम, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, 1 आवर के अंदर भेज देना है। क्योंकि इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया तो नहीं हो गया पेशेंट को, और कौन कौन सी रिएक्शन हुई है, ठीक है, सारी रिएक्शन हमें 1 आवर के अंदर चेक कर, जो भी ब्लड सैंपल आप भेज रहे हो या फिर यूरिन सैंपल भेज रहे हो, तो ये सब हमें बच्चों क्या देखना होता है, 1 घंटे के अंदर चेक करना होता है, ज़्यादा लेट नहीं करना होता। लेट करोगे तो कंडीशंस में एरर आने शुरू हो जाएंगे। तो रिमूव आईवी लाइन सेकंड प्रायोरिटी होगी आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रन नॉर्मल लाइन एट अ कीप वेन ओपन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी 1 मिनट और डिस्कशन करते हैं। जब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी किसी पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे रहे हैं तो ड्रॉप रेट जो होती हैं, ड्रॉप रेट कितने पर मिनट देनी चाहिए, 40, 60, 20 या फिर 35, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक से पता लगता है बच्चों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है बच्चों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ जितने ज़्यादा करा सकते हो, ठीक है। पूरी एनक्लेक्स को मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूँगी, एनक्लेक्स मोस्बी, और एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कराइए, और फिर देखते हैं हम लोग कैसे धमाका उठाते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, अपना ध्यान रखिए।